हेलो एंड नमस्कार। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं यूपीपीसीएल के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिटेल करूंगा और आपके जितने भी उसमें डाउट्स होंगे उनको मैं 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं और बार बार कहूंगा कि कंप्यूटर जो है, चाहे आप जिस चीज के लिए भी करें, चाहे आप एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं या लर्निंग के पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है, सीखने के लिए कर रहे हैं, उसे आपको याद नहीं करना होगा, वो याद नहीं किया जा सकता है, उसे आपको समझना पड़ेगा। और जब आप उसे समझ लेंगे तो चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट पर लाखों क्वेश्चंस अराइज हों, कितने भी क्वेश्चंस निकले, किसी भी तरह से घुमा के पूछे जाएं, आप उसे 100% एक्यूरेसी के साथ क्लियर करेंगे, सही तरीके से उसका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग यूपीपीसीएल में आए हुए एक क्वेश्चंस को डिटेल करते हैं, समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे उनके आंसर्स होंगे, बाकी सारी चीजों को हम लोग डिटेल करते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सवाल है 25 जनवरी 2019 का, टेक्निकल ग्रेड 2 का। ठीक है, देखिए सवाल ऐसे हैं जो आपको ये नहीं लगेगा कि वो पूरी तरह से अननोन है आपके लिए। ठीक है, अननोन नहीं है वो सवाल। जितने भी उसमें टर्म्स हैं, वर्ड हैं, ये सारी चीजें आप सुने होंगे, वो सारी चीजें आपने देखी होंगी। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल इजी है, उसे बहुत हल्के में लीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हल्के में लेने का ये मतलब नहीं है कि भाई उसको पढ़ना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना है, वो बात नहीं है। सवाल को ज्यादा ऐसा नहीं लेना है कि भाई ये हमसे होगा ही नहीं या ये बहुत नई चीज है, नहीं है बिल्कुल, ये आपके लिए बिल्कुल पुरानी है, जिसे आप हमेशा यूज कर रहे हैं, उसके टर्म्स को, उसके शब्दों को आप हमेशा डेली यूज कर रहे हैं। मोबाइल फोन में कर रहे हैं, पीसी पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन में ही कर रहे हैं, तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सवाल बहुत आसान है, उनका लैंग्वेज बहुत आसान है। ठीक है, बस मेरे साथ कोऑपरेट करिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये इस पर ध्यान दीजिएगा, वो पूछ रहा है नहीं है। हो सकता है एक क्वेश्चन ये करता कि एंटीवायरस इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है, यहां पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए मैकेफी, कैस्परस्काई, अवीरा और फायरफॉक्स। तो आप मुझे बताइए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एंटीवायरस क्या होता है, ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि वायरस के अटैक से बचने के लिए, डिवाइसेस को बचाने के लिए और उसके अंदर के डेटा को बचाने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं। ठीक है, तो रही बात कि एंटीवायरस के नाम कितने हैं वो मुझे कैसे पता होंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन मोबाइल में या पीसी पर कुछ पॉपुलर एंटीवायरसेस होते हैं जो चलते हैं, चला जाते हैं। तो मैकेफी एक एंटीवायरस है। ठीक है, कैस्परस्काई एक एंटीवायरस है। ध्यान दीजिएगा, सवाल बोल रहा है कि एंटीवायरस नहीं है। अवीरा एक एंटीवायरस है, बट फायरफॉक्स एंटीवायरस नहीं है। ये क्या है, ये है एक ब्राउजर जो इंटरनेट चलाने के लिए यूज किया जाता है, एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन है जो इंटरनेट चलाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसीलिए ये तीनों एंटीवायरस है और ये ब्राउजर है। इसलिए इसमें क्या होगा क्वेश्चन कि कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फायरफॉक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सॉरी, माफ करिए, ठीक है, देखिए फाइलों और फोल्डरों
मतलब अच्छा, फाइल और फोल्डर आप समझते होंगे ना, ठीक है। फाइल और फोल्डर कहने का मतलब ये हो गया कि फाइल जिसमें कंटेंट होता है जो डायरेक्ट ओपन होता है, लेकिन फोल्डर का मतलब क्या था, वो एक कंटेनर होता है। जस्ट लाइक जैसे हम किसी कंटेनर में कोई सामान रख देते हैं, तो सामान वो है जो उस कंटेनर के अंदर है, और कंटेनर क्या हुआ, एक स्टोरेज एरिया हो गया। मतलब स्टोरेज एरिया नहीं कहेंगे उसको, एक कहेंगे कि जगह हो गई। तो फोल्डर जो है और फाइल, तो फाइल वो चीज जिसमें हमारा मेन डाटा होता है, और फोल्डर जो फाइलों को कैटेगराइज करके अलग अलग एक ग्रुप में रखता है, ठीक है। तो फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। टेबल, अब देखिए कैसी संरचना, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है कि किस तरह के डायरेक्टरी, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर, किस तरह के संरचना के आधार पर उनको व्यवस्थित किया जाता है, फाइल और फोल्डर्स को, ठीक है। तो वो टेबल नहीं, ग्राफ बिल्कुल नहीं, लीनियर लिस्ट बिल्कुल नहीं, ट्री बिल्कुल। कैसे, देखिए कहने का मतलब, ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे ट्री में ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं होती हैं, एक ब्रांच, फिर उससे कई सारे ब्रांच, फिर उनसे कई सारे ब्रांच। तो जस्ट लाइक ये एक ट्री के कॉन्सेप्ट में होता है स्टोरेज। जो भी हमारा डाटा फाइल और फोल्डर्स में व्यवस्थित होता है वो ट्री के कॉन्सेप्ट पर व्यवस्थित होता है। कैसे, देखिए जैसे एक फोल्डर हमने यहां बनाया और उसके अंदर फिर हमने दो फोल्डर यहां बना दिए, एक और दो फोल्डर यहां बना दिए, इसमें भी डाटा है, इसमें भी डाटा है, फिर इसके अंदर तीन फोल्डर बना दिए हमने, ठीक है। फिर इसके अंदर भी दो फोल्डर बना दिए हमने, फिर इसके अंदर चार फोल्डर बना दिए हमने। ये क्या है, एक ट्री कॉन्सेप्ट है ना, ब्रांच बाय ब्रांच हो रहा है ना, शाखाएं निकलती जा रही हैं, तो ये चीज होता चला जा रहा है। तो ये ट्री की संरचना पर ही व्यवस्थित होता है फाइल और फोल्डर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, ठीक है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। ध्यान दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन कर रहा है और डिफॉल्ट ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि पेज का लेआउट कैसा होगा। ओरिएंटेशन जो होता है पेज का, ठीक है, चाहे वर्ड में हो, एक्सेल में हो या पावर पॉइंट में हो, ये हर जगह दो टाइप का होता है, ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो चाहे एमएस वर्ड का पेज हो या एक्सेल का वर्कशीट हो या फिर पावर पॉइंट का स्लाइड हो, इनके जो भी ओरिएंटेशन होंगे वो दो तरह के होंगे, एक तो पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। तो पूछ रहा है कि एक्सेल में जो आपको वर्कशीट का ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से होता है वो क्या होता है, तो वो आपको होता है बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट। आप उससे लैंडस्केप कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, बट पहले से ही वो पोर्ट्रेट में रहता है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे डेटा को, एक्सेल की वर्कशीट के डेटा को, कि मेरा प्रिंट में कितना आ रहा है डेटा, तो आपको पता चलेगा कि वो पोर्ट्रेट में डेटा बना हुआ है। वो जो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करेगा, हमारा प्रिंट प्रीव्यू करते समय जब एक्सेल में हमारा प्रिंट एरिया दिखेगा तो वो पोर्ट्रेट में दिखेगा। आप उसे उसके मतलब प्रोसेस करके दूसरे स्टेप से आप उसको चेंज कर सकते हैं लैंडस्केप में, बट पहले से ही वो पोर्ट्रेट में रहता है, ठीक है। सवाल बहुत आसान है, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। मतलब अगर आप अच्छे से एक बार शुरू से वर्ड को पढ़ लेंगे, और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एमएस वर्ड में जितने भी ऑप्शंस हैं, ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, इनमें काफी सारे जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, वो कॉमन है। जैसे फॉन्ट फॉर्मेटिंग हो गया, तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग हो गया, तो वो अगर आप अच्छे से वर्ड में पढ़ लिए तो फिर आपको एक्सेल में उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कवर अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए आपने बोल्ड को समझा कि बोल्ड ऑप्शन से क्या करते हैं, या फॉन्ट साइज से क्या करते हैं, या फॉन्ट कलर से क्या करते हैं। तो फॉन्ट कलर से हम लोग फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, या बोल्ड से हम लोग बोल्ड करते हैं। तो यही बोल्ड और यही फॉन्ट कलर जब आप एमएस वर्ड में जाएंगे या एक्सेल में, तो वहां कोई दूसरा नहीं हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है मेरी आपको? तो वहां कोई दूसरा नहीं है, वही चीज रहेगा, वहां भी बोल्ड होगा, पावर पॉइंट में भी बोल्ड होगा, एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में भी बोल्ड होगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि 3-3 एप्लीकेशन के फीचर को पढ़ना है, बाप रे कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से एमएस वर्ड को अच्छे से समझिए, उसके जो कॉमन चीजें, कॉमन फीचर्स हैं वो आप अच्छे से कवर करिए, तो फिर वो आपको वह एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो उसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वही सिर्फ आपको देखने होंगे। सवाल तो हर जगह से निकलेगा ना, लेकिन जब पूछेगा फॉर्मेटिंग के लिए क्वेश्चन, तो फॉर्मेटिंग भी उसी तरह से एक्सेल में अप्लाई होता है, वर्ड में अप्लाई होता है और पावर पॉइंट में अप्लाई होता है। तरीके अलग हैं लेकिन इफेक्ट तो सेम होगा ना। आप बोल्ड करेंगे तो टेक्स्ट मोटा हो जाएगा, तो वर्ड में भी मोटा होगा, एक्सेल में भी मोटा होगा और पावर पॉइंट में भी मोटा होगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए ना? ठीक है, तो इनमें दो ऑप्शंस हैं, एक स्पेशल ऑप्शन, एक कॉमन ऑप्शन। तो कॉमन ऑप्शन वो है जो तीनों में है, और स्पेशल ऑप्शन जो स्पेशली एक्सेल के लिए है, स्पेशली वर्ड के लिए है, स्पेशली पावर पॉइंट के लिए। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में किस नेटवर्क टोपोलॉजी दैट मींस समझ में आ गया होगा आपको, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि यह सवाल नेटवर्क से है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर, मतलब कितने नेटवर्क का जो संरचना होती है, तो नेटवर्क की जो संरचना होगी वो किस किस तरह की होती है, उसी को हम लोग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर सवाल कर रहा है कि टोपोलॉजीज तो बहुत सारी हैं। ठीक है, टोपोलॉजीज बहुत सारी हैं, एक मतलब कितने टाइप की है वो आप नेटवर्क जब टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, जब वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट फिलहाल हम यहां चलते हैं कि किस टोपोलॉजी के लिए ये सवाल कर रहा है। तो प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े हुए होते हैं, मतलब वो कौन सी टोपोलॉजीज है जिसमें ये कंप्यूटर है, देख रहे हैं आप? तो ये सारे सिस्टम्स एक ही केबल से जुड़े हुए हैं, यही केबल, ये इस केबल से। तो इस टाइप की टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल बस के थ्रू सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं, इसमें माध्यम एक ही होता है और बाकी सारे डिवाइसेस, सारे नोड इसमें कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां सवाल कर रहा है कि रिंग टोपोलॉजी में होता है, तो नहीं, रिंग टोपोलॉजी में नहीं था। रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, जस्ट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जानकारी के लिए, जिसमें जो डिवाइसेस होते हैं वो ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें सर डिफरेंस क्या है? ये भी तो सिंगल बस से ही कनेक्ट है ना, ये भी सिंगल से है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, दोनों सिंगल से हैं, लेकिन दोनों की संरचना में अंतर है। ठीक है, जैसे यहां यहां देखिए, अगर यहां पर कनेक्शन लॉस हो गया तो फिर हमारा यह सिस्टम इसे डेटा नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा यहां सिग्नल लॉस कर गया तो ये कंप्यूटर इसको डेटा देगा, बिल्कुल दे सकता है, कनेक्शन है। या ये कंप्यूटर इसको डेटा दे सकता है, बिल्कुल कनेक्शन है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चिल रखिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग टॉपिक्स को, जो मेरा सेशन है वीडियोस का, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक आप उसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूं कि आपको सवाल कैसा नहीं बनता है, फिर मैं देखूंगा। ठीक है, बिल्कुल बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता
मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि सवाल जो है ना, सवाल में ही उसका जवाब छिपा हुआ है। ठीक है, बस आपको जरूरत है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का। बिल्कुल इस सवाल का जवाब उसके या तो दिए हुए ऑप्शंस में आपको मतलब अचानक से लगेगा कि नहीं यही होगा सवाल का जवाब। जैसे देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, रोबोटिक्स में जो होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगता है वो अपने से कैसे इंस्ट्रक्शन को समझना है, क्या करना है, वो सारी चीजें कैसे वो समझेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो किस जनरेशन में होते हैं। अब आप कॉमन सेंस लगाकर सोचिए कि फर्स्ट जनरेशन में तो होगा नहीं, सेकेंड जनरेशन में होगा नहीं, थर्ड में होगा नहीं, फिफ्थ में होगा नहीं। फिफ्थ में इसलिए नहीं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है तो नॉर्मल कंप्यूटर ही यूज हो रहा है, कैलकुलेशन का वर्क तो हो रहा है बट नॉर्मल कंप्यूटर यूज हो रहा है ना, एज ए नॉर्मल कंप्यूटर यूज हो रहा है, उससे हम कोई ऑटोमेटिक वर्क नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो फिफ्थ जनरेशन की पीढ़ी वाले में है। ठीक है, फिफ्थ पीढ़ी की कंप्यूटर में मतलब पांचवी पीढ़ी में। ठीक है, चौथी पीढ़ी तक हमारा माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है, लेकिन पांचवी पीढ़ी जो है वो एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इस्तेमाल करके कंप्यूटर को यूज कर रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या के लिए जैसे 15। ठीक है, सवाल को पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर आप उसको देखिए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रणाली, अब संख्या प्रणाली का मतलब हो गया नंबर सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा नंबर सिस्टम अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या का उपयोग करेगी। मतलब कि अगर ये 15 दिया हुआ है, ठीक है, तो इस 15 में यानी इस 15 का जो भी मतलब संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व सबसे बड़ी, यानी इस 15 का वो कौन सा नंबर सिस्टम है जो इसका जो वैल्यू निकालेगा तो उसमें सबसे लंबे डिजिट में उसका वैल्यू आएगा। जैसे नंबर सिस्टम आप जानते हैं 4 है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल। ठीक है, तो इस 15 का अगर हम ऑक्टल संख्या जाने तो ये कितने संख्या में आएगी, तो 3 में। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब आपको समझने के लिए नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बट मैं फिर यहां पे समझा दे रहा हूं। ठीक है, 15 की हेक्साडेसिमल में क्या होगा, तो 15 होता है वो F होता है। तो ये सोचिए, पूछ रहा सवाल कि सबसे बड़ी संख्या में, मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा वो इन चारों सिस्टम में से किसी में सबसे ज्यादा वैल्यू वाले, सबसे मतलब जैसे इसका निकल रहा है, इसका बाइनरी में वैल्यू निकलेगा तो कितनी संख्याओं में निकलेगा, ऑक्टल में निकला तो कितनी में निकला, तो इनमें सबसे ज्यादा संख्याओं में इसका वैल्यू निकलेगा, कौन होगा वो। तो 15 का बाइनरी अगर हम निकालते हैं, ठीक है, 15 का बाइनरी तो 1 2 4 8, ठीक है, 1 1 1 1, 1 2 4 8, 8 4 12 2 14 1 15 15। तो यहां देखिए कि बाइनरी में कितनी संख्याओं में निकला इसका वैल्यू, तो बाइनरी में निकला है 1 1 1 1, यानी कि 4 संख्याओं में। ठीक है, अब ऑक्टल की बात करते हैं, तो ऑक्टल में क्या है 1 और 5। ठीक है, तो ऑक्टल में 1 और 5 इसको पढ़ते हैं हम लोग, 15 है लेकिन ऑक्टल में पढ़ेंगे 1 और 5, तो ऑक्टल में हो गया 1 एंड 5। यहां क्या है 2, कितनी संख्याओं में वैल्यू निकला 2। हेक्सा, ठीक है, तो हेक्सा में निकला F 1, संख्या कितनी हुई 1, F है ना सिर्फ 1। डेसिमल, डेसिमल तो ऑलरेडी 15 है, 15 को 15 ही समझते हैं ना हम लोग, तो 15 मतलब एक संख्या।
तो आप अब बताइए कि इसमें से जो 15 का वैल्यू अलग अलग नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग निकल रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या में वो जो प्रेजेंट करा है वो कौन सी है? वो है बाइनरी। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है नंबर सिस्टम, आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसी पे आपको समझ में भी आएगा कि कंप्यूटर में आस्की कोड का यूज कैसे किया जाता है, कैसे डेटा हमारा कैलकुलेट होता है, आस्की कोड से कैसे डेटा कन्वर्ट होकर बाइनरी में होता है, फिर हमें समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबल में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है? निबल में पूछ रहा है कि निबल में बाइनरी, निबल क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। जैसे हमारा किलोबाइट्स हो गया, मेगाबाइट्स हो गया, गीगाबाइट्स हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। हम लोग मेमोरी को ना कैसे नापेंगे? तो इन्हीं सारी चीजों में ना, तो उसी में से एक है सबसे न्यूनतम, सबसे छोटा निबल। ठीक है, निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है? जैसे ये पूछ रहा है सवाल आपसे। ठीक है, तो निबल में इसका आकार कितना होगा? ठीक है, तो यहां ऑप्शन दिया हुआ है 8 नहीं, ये तो ऑक्टल में हो जाएगा। यहां पर 16 हेक्सा में हो जाएगा। 4 तो बाइनरी में यहां दे रहा है ना, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। ठीक है, बाइनरी का बेस 2 होता है, और दो तो बिल्कुल नहीं। तो बाइनरी का बेस यहां 2 होता है। तो जैसे पूछ रहा है कि निबल में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है, तो ये जो बाइनरी है इसका अनुक्रम कितना होगा? तो बेस 2 हुआ तो 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, अब हमारा 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो ये तो हमारा बाइनरी है, हेक्सा तो है नहीं, ऑक्टल है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको समझने में जरा दिक्कत होगी, तो इसका एक ही वजह है कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, और वो मैं बताऊंगा, उसके लिए मैं हूं। ठीक है, आप चिंता ना करें। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये कि GUI का मतलब क्या होता है। आज हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग यूज करते थे वो CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी। CLI दैट मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था तो वो कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। तो आज हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 7, विंडोज विस्टा, या जो बीत चुका है विंडोज XP 8, विंडोज 10, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब यूजर का जो इंटरफेस था पहले वो कमांड लाइन बेस्ड था, मतलब कमांड देना है तो काम होगा, हर काम के लिए कमांड देना है। लेकिन आज हमारा ग्राफिकल बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जो यूजर का इंटरफेस है वो ग्राफिक्स से रिलेटेड है, मतलब सारी चीजें दिख रही हैं। क्लोज करना है तो क्लोज का निशान वहां दिख रहा है, मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज का निशान वहां दिख रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये नहीं कि क्लोज करना है तो कैसे होगा, क्लोज का कमांड नहीं देना आपको, बस क्लोज वाले फिगर पे जाके आपको क्लोज कर देना है, वो क्लोज हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारा कि GUI बेस्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, क्वेश्चंस को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन जो है वो गलत सलत दिए हुए। ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल सही है, इंटरफेस सही है। गो फॉर यूनिट यूजर इंटरफेस नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती किया हुआ, तो आपको सही कॉन्सेप्ट पकड़े रहना है, तभी आप सवाल का सही जवाब दे सकते हैं।
माफ कीजिए, देखिए फिर यहां सवाल आया हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक फंक्शन से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में प्रविष्ट किया जाए तो परिणाम क्या होगा। एवरेज फंक्शन के बेसिस पे सवाल किया हुआ है, ठीक है। और यहां पर दिया हुआ है कि अगर हम एक सेल में एवरेज फंक्शन को अप्लाई करें और ये क्राइटेरिया हम डालते हैं तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो एवरेज जानते हैं कि कैसे निकलता है, नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल। उसी के कॉन्सेप्ट पर ये आंसर आएगा यहां पर, ठीक है। आप अब यहां पर जो सवाल दिया हुआ है आप इसे चाहें तो एक्सेल में टाइप करके देख सकते हैं कि क्या आंसर आया है, तो वहां भी अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। 3 है, 12 इज ग्रेटर देन 16 गलत, और 9 है, ठीक है। तो यहां संख्या कितनी हुई, संख्या यहां कितनी हुई, तो यहां पर संख्या जो हुई है वो 3 और 12 इज ग्रेटर देन 16, तो यहां तो ये गलत हो जाएगा ना कंडीशन, और ये 9, तो 9 और 3 12, ठीक है। और 12 डिवाइडेड बाई, मैंने बोला कि सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल, मतलब जितनी संख्या दी है उसका जोड़ डिवाइडेड बाई संख्याओं की संख्या। तो यहां पर टोटल हो गया 12 डिवाइडेड बाई 3, कितना होगा, ठीक है। तो ये एक्सेल में आपको ये दिखेगा नहीं, आप इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा, ठीक है। देखिए याद कीजिए आस्की कोड का मतलब क्या है, अगला क्वेश्चन उसी से है। यू का आस्की कोड, यू का आस्की कोड, आस्की का मतलब क्या है मैंने बताया था आप लोगों को। आस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटर एक्सचेंज, ठीक है। तो आस्की कोड जो है वो हर कीवर्ड्स का, कंप्यूटर के जितने कीवर्ड्स हैं उनका एक स्पेशल कोड होता है, ठीक है, मशीन कोड होता है, जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करके बाइनरी में समझता है और फिर वो जानता है कि कंप्यूटर यूजर ने ये चीज दिया है तो मुझे ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो यू का आस्की कोड अगर इतना है, ठीक है, तो ये इतना कैसे निकला देखते हैं। तो भी का आस्की कोड कितना कितना होगा, तो यू का आस्की कोड आपको समझना होगा ना पहले, तो जैसे ए का कितना होता है, बी का कितना होता है, सी का कितना होता है, तो उसी तरह से आप निकालिए डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। तो ए का होता है 65, 65, तो 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, ठीक है, सॉरी 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। आस्की कोड कितना हुआ 85 और भी का कितना हुआ 86। तो इससे हमें मतलब है, तो हमें पता चलेगा तब ना। तो मैंने आपको बताया कि ए का आस्की कोड 65 होता है और वहीं से आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो 85 का सबसे पहले मुझे बाइनरी निकालना है, तो 85 का बाइनरी कैसे निकालेंगे हम, देखिए 1 2 4 8 16 32 64, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 128 हो जाएगा और 128 की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो अब इनमें जोड़िए कि 85 कैसे आएगा, तो 64 प्लस 32 कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है, तो हम इसे नहीं लेंगे। 64 प्लस 16 कितना होगा, 6 4 10 और 6 1 7 70 होगा, ठीक है। तो हमने इसे लिया फिर इसे लिया, ठीक है। 64 और 16 70 हुआ, 70 प्लस 8 78, ठीक है, इसे भी हमने लिया 6 4 10 और नहीं, यहां देखिए
64 प्लस 16 कितना हुआ था? 6 4 10 और 6 1 7 1 80, 80 हो गया। ध्यान दीजिएगा 80 हो गया। तो हम इसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि 80 और 8 तो 88 हो जाएगा, गलती होगी हमसे, ठीक है। तो 64 प्लस 16 80, 8 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 88 हो जाएगा, मुझे 85 चाहिए, तो इसको छोड़ दिया मैंने। 80 4 84 और 2 नहीं लेंगे क्योंकि 86 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 85 का जो बाइनरी निकलता है वो होता है 1 0 0 0 नहीं, यहां पे एक सेकेंड देखिए, 1 0 1 0 1 0 1 ये है यू का बाइनरी, मिलाकर देखिए तो यही पूछ रहा ना, 1 0 1 0 1 0 1 यही है ना। तो आपको समझ में आया कि ये बाइनरी कैसे निकला। अब निकालते हैं 86 का। तो 86 का बाइनरी इसमें क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 4 84 और 84 या 2 86, यानी कि यहां 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये 0 हो जाएगा। आंसर देखिए, ठीक है, देखिए 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0, ओके, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो प्लीज 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 उसी समय आप कमेंट में बताइए कि कहां पर आपको प्रॉब्लम हुई, ठीक है, उसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट में करूंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यापता का अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। यहां देखना है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सही करने का सबसे अच्छा वर्णन करता है, अच्छा डिस्क्राइब करता है, ताकि पता चले कि ये सही है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता, ये गलत है। मैंने अभी जस्ट इससे पहले बोला था कि ओरिएंटेशन जो है वो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इन दोनों में दो तरह से होती है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, और दोनों को ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो गलत है। सवाल पूछ रहा है कि सत्यता को जांचना है, तो ये तो सत्य नहीं हुआ ना, तो पहला गलत। दूसरा देखिए, पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है, ठीक है। पेज नंबर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट स्लाइड के ऊपर में डाला जा सकता है। ये बात सही है या गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि एमएस वर्ड में भी हम लोग पेज संख्या यानी पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये डाला जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो एक गलत है, एक सही है, ठीक है। देखिए आंसर, आंसर तो दिए हुए हैं बट देने से मतलब नहीं है। मेरा काम है, मैं इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो आंसर है ये सही क्यों है, कैसे है, ठीक है। और मेन वीडियो बनाने का मकसद यही है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसको मैं फिर से शॉर्ट आउट करूंगा दूसरे तरीके से। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? जैसे वर्ड में क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट। एक्सेल में क्या है? तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट। तो उसी तरह से पावर पॉइंट में क्या है? तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट नहीं, बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप, ठीक है। हम लोग पोर्ट्रेट कर सकते हैं बट बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप ही होता है, ठीक है।
क्वेश्चन 13 देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टिप्स ऑफ एग्जाम। ये एक छोटा सा कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, टिप्स ऑफ एग्जाम। तो टिप्स ऑफ एग्जाम में जो ये स्टेटमेंट है, वाक्यांश, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कैसे दिखाई देगा जब आप कैपिटलाइज ईच वर्ड। एक छोटा सा फंक्शन है, एक छोटी सी सुविधा है कि अगर हम ये यूज करते हैं तो, ठीक है, अगर ये यूज करते हैं तो ये जो टिप्स ऑफ एग्जाम एक छोटा सा मैसेज है वो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो टिप्स ऑफ एग्जाम, पहले आप समझ लीजिए कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी जिस स्टेटमेंट पर आप ये लगाएंगे उस स्टेटमेंट के अंदर के जितने भी वर्ड होंगे उनके पहले लेटर बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देखिए, जब तक आप जानेंगे नहीं कि ये जो ऑप्शन है वो क्या करता है क्या नहीं करता, तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं ना। इसीलिए मैंने बोला कि आप याद कैसे करेंगे। आप समझिए कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं। क्या पॉसिबल है कि कैपिटलाइज का याद कर लिया जाए, किसका क्या काम होता है? तो याद नहीं ना कर सकते हैं। तो इसका काम, अब देखिए, ये काम भी वैसा ही करता है जैसा ये खुद दिख रहा है, जैसा ये खुद दिख रहा है वैसा ही काम करता है। कैपिटलाइज में सी बड़ा है, ईच में ई बड़ा है और वर्ड में डब्ल्यू बड़ा है, तो ये वैसा ही काम करता है। तो अगर मैं इसको इस पे अप्लाई करूं टिप्स ऑफ एग्जाम पर, तो टिप्स में टी बड़ा हो जाएगा, ओ बड़ा हो जाएगा और ई बड़ा हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज्यादा होता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी की जो एक्सेसिंग टाइम होती है, जो उसे हम एक्सेस करते हैं, उसका टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज्यादा होता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी को आपको एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या ये? ठीक है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। और हमारा यहां पूछ रहा है कि सही कौन सा है, ठीक है। सामान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती है, ठीक है। समान संग्रहण मतलब इक्वल अगर स्टोरेज करना है मुझे, ठीक है, अगर इक्वल डेटा स्टोरेज करना है तो उसके लिए अब जैसे आप स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, इसका यही मतलब हुआ डी रैम और एस रैम। और इसका स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम का जो क्षमता होता है ना, कैपेसिटी का, ठीक है, वो ज्यादा होता है और थोड़ा रिलायबल भी होता है, मतलब रिजनेबल भी होता है, सस्ता भी होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है, वही सवाल यहां पूछ रहा है। उपयोगकर्ताओं का मतलब क्या हो गया, ठीक है, हिंदी है, हिंदी से हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा सेशन में, जब मेरा आप लेक्चर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन कौन से टर्म हैं जो काफी क्रिटिकल होते हैं हिंदी के लिए, जो इंग्लिश में आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आता है बट हिंदी में काफी क्रिटिकल हो जाते हैं। तो उपयोगकर्ताओं का मतलब है, बिल्कुल सही, यूजर, यूजर्स, यानी आप, मैं, बाकी सब लोग जो यूज करते हैं सिस्टम को। और कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, संसाधनों के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, मतलब यूजर। अब जस्ट लाइक वही बात है कि यूजर अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है तो कंप्यूटर उसे कैसे समझेगा, या कंप्यूटर जो प्रोसेस किया हुआ रिजल्ट यूजर को दिखाएगा तो यूजर को कैसे समझ में आएगा वो चीज। तो उसी के बीच में एक इंटरफेस का, एक मेडिएटर का काम करता है, कौन, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर को एक वर्क एनवायरनमेंट रेडी करके देता है जिससे यूजर अपना काम खत्म कर सके। ठीक है, वो उसे ऐसा माहौल क्रिएट करके देता है जिससे यूजर को किसी भी प्रोग्राम को रन करवाने में आसानी होती है। यही काम होता है मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये दोनों के बीच एज ए इंटरफेस काम करता है कि इसकी बात को यूजर को समझाएगा और यूजर के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को समझाएगा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। निम्न में कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता? कंप्रेस्ड फाइल का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड फाइल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? कंप्रेस्ड फाइल का मतलब होता है वो फाइल जो अपने ओरिजिनल साइज से कंप्रेस होकर थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सामान है तो उसे अगर हम और दबा देते हैं और टाइट कर देते हैं तो वो उसकी साइज में थोड़ा सा और कमी आ जाती है, मतलब वो और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? मतलब ये एक्सटेंशंस दिए हुए हैं, इनमें से वो कौन सा फाइल है जो फाइल को कंप्रेस नहीं करता है? ठीक है, जिप जानते हैं आप कि डॉट जिप जो फाइल होती है यानी विनजिप फाइल जो होती है वो फाइल को कंप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। डॉट 7z ये भी फाइल को कंप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। रार, विनरार, ठीक है, विनजिप जस्ट लाइक एक चेन की तरह कि भाई पैकेट है, जब खोलेंगे तो पैकेट्स निकलेगा उसमें से। विनरार यानी आर्चिव फाइल। ये सब आप लोग डेफिनेटली, ठीक है, मोबाइल में यूज करते हैं, चाहे जाने अनजाने वो अलग बात है, बट यूज आप करते हैं और यूज करते करते कहीं ना कहीं आप उसके आदी हो जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ ये विनरार का काम क्या है, लेकिन जब आप टेक्निकली, जब आप थ्योरेटिकली उसे क्वेश्चन के रूप में देखते हैं तो फिर आप अननोन हो जाते हैं। आपको लगता है ये क्या सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, कर आप वहां पे वही चीज रहे होते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो यहां देखिए जिप जो फाइल है ये आपको विनजिप मतलब आर्चीव का काम करता है। डॉट 7z ये भी आर्चीव का काम करता है, मतलब एक फाइल को कंप्रेस करता है। रार भी कंप्रेस करता है। बट पीडीएफ जो होता है, पीडीएफ का मतलब क्या हुआ? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पीडीएफ से तो आप लोग अननोन नहीं है, जाहिर सी बात है। तो पीडीएफ का मतलब हो गया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल क्या होती है? नॉन एडिटेबल फाइल होती है, जिसे हम किसी को देंगे तो वो उसमें एडिट नहीं कर सकता है, तो वे फाइल को कंप्रेस थोड़ी कर रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कंप्रेस नहीं करता है, तो पीडीएफ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया, देखिए बूटिंग प्रक्रिया एक नया वर्ड एंड टर्म है। ठीक है, बूटिंग प्रक्रिया, बूटिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना तो वो कई सारे स्टेप से गुजरता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है पोस्ट, POST। जो उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है POST, पोस्ट। उसके बाद जो उसका दूसरा स्टेप होता है वो होता है बूटिंग का। पोस्ट का मतलब हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अपने सारे कंपोनेंट्स को वो चेक कर लिया, चलो भाई सही है, सारी कनेक्टिविटी ओके है, ठीक। अब उसके बाद बढ़ते हैं बूटिंग प्रोसेस में। तो बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर होता है। उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबल फाइलें होती हैं वो लोड होती हैं। वही लोडिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो आपको पहले समझ में आना चाहिए ना कि बूटिंग क्या होता है। समझ में आया आपको? अब चलते हैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं।
कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप बनाना, क्या मैंने बूटिंग के लिए बताया? बिल्कुल नहीं। हार्ड डिस्क पर फाइलों और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को रिफ्रेश करना, क्या मैंने डिस्क्राइब किया बूटिंग के लिए इसको? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर सिस्टम को तेज करने के लिए खंडित फाइलों का विलय करना, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम्स को निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट, ठीक है, करने के लिए तैयार करना। अगर आपने ध्यान से सुना होगा जब मैंने बूटिंग समझाया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या हुआ, ठीक है। तो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में कंप्यूटर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और उसके बाद एक वर्क एनवायरनमेंट रेडी करना यूजर के लिए, ताकि वो अपने सारे काम को कंप्लीट कर सके, एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करवा सके, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था ना कि सवाल जो है वो जवाब अंदर लेकर बैठा हुआ है, आपको बस इतना करना है कि उसमें से वो जवाब निकालना है, कहीं से रट के नहीं आना है या कहीं आसमान की तरफ देख के ये नहीं सोचना है कि इसका जवाब क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल के अंदर में ही जवाब है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको सिर्फ समझा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और उसके लिए हमें आप मुझे कोऑपरेट करिए, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। Next, which of the following is an optical storage format developed to enable recording, writing and playback of high definition videos? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि which of the following is an optical storage format? इस चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर्मेट है? ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर्मेट का मतलब हो गया कि सीडी फॉर्मेट में, ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव के फॉर्मेट में, ठीक है, हार्ड ड्राइव फॉर्मेट में नहीं, हार्ड ड्राइव का तो हार्ड डिस्क के फॉर्मेट में नहीं, ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर्मेट यानी सीडी डीवीडी के फॉर्मेट्स में। तो ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर्मेट डेवलप्ड टू एनेबल रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग एंड प्लेबैक, मतलब कि रिकॉर्डिंग के लिए, रीराइटिंग यानी दोबारा मिटाकर उस पर डेटा लिखने के लिए, एंड प्लेबैक ऑफ हाई डेफिनेशन वीडियोस। हाई डेफिनेशन वीडियोस के लिए उसे हम यूज करते हैं। वो कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर्मेट है जिसके लिए हम ये सारा काम करते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क यानी आज के टाइम पे, अब तो सीडी और डीवीडी का जमाना चला गया, ठीक है, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड का जमाना है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, आप सीडी में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं हाई क्वालिटी वीडियो को। हार्ड डिस्क नहीं, क्वेश्चन हार्ड डिस्क के लिए पूछ ही नहीं रहा है। ब्लू-रे डिस्क, यस ब्लू-रे डिस्क, क्योंकि ब्लू-रे डिस्क ही वो ऐसी ऑप्टिकल, जैसे ब्लू-रे डिस्क को आप सिंपल सीडी डीवीडी राइटर में यूज नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से ब्लू-रे ऑप्टिकल ड्राइव आता है जिसके माध्यम से हम रीराइटिंग, प्लेबैक फॉर्मेट और वो सारी चीजें हम वीडियोस के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो ऑप्टिकल ये ब्लू-रे डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क तो खैर आप समझ ही रहे हैं कि फ्लॉपी डिस्क को बंद हुए जमाना हो चुका है, तो ब्लू-रे डिस्क, ठीक है। बत्तीस केबी में कितने बाइट होते हैं? ठीक है, सवाल बिल्कुल अननोन नहीं होगा मेरे उम्मीद से। आप समझ रहे होंगे कि केबी, जीबी, इन सब चीजों से तो आप अननोन होंगे नहीं, तो ठीक है। देखिए 32 केबी में कितने बाइट होते हैं? सवाल पूछ रहा है केबी में और पूछ रहा है क्वेश्चन की बाइट इसमें कितना होगा। तो अब आप बताइए ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो बाइट जो हमारा है वो छोटा यूनिट हुआ और जो किलो बाइट हुआ, ठीक है, वो हमारा बड़ा यूनिट हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या करिएगा आप, 32, तो 1 केबी
इज इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है, बिट नहीं पूछ रहा, वो बिट पूछता तो फिर वो 8 में चला जाता। ठीक है ना, पूछता है कि कितने बिट होते हैं तो फिर वो 8 बिट, यानी कि सवाल फिर थोड़ा सा और घूम जाता। तो यहां बाइट में क्वेश्चन कर रहा है तो बाइट पे ही बने रहिए आप। ठीक है, तो 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, तो जब 32 किलो बाइट बराबर कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 32 इंटू 1024। अब मैं ये कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको माध्यम बता रहा हूं कि ये सवाल का आंसर निकलेगा कैसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो 32 इंटू 1024 करेंगे, वो निकल आएगा। ठीक है, जो भी हो। चलिए नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में। ठीक है, कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है, कॉलम्स की। तो ये जो सवाल है, ये एक्सेल जब आप स्टार्ट में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें बेसिक्स में बताई जाएंगी, तो उन्हें आपको ध्यान में रखना है। इसमें कोई कैलकुलेटिव टर्म या कोई ऐसा चीज नहीं है कि इसको करके देखना होगा, नहीं, ये आपको समझ के कंसेप्ट बनाए रखना है कि हाँ भाई इतना होता है। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे होती है, तो उसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको परमानेंटली समझ के स्टोर करके रखना है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो यहां देखिए, न्यूनतम 2, अधिकतम 63, नहीं, सबसे कम 1 और सबसे ज्यादा 63। ठीक है, ये सिंपल सा एक टर्म है, ये सिंपल सा एक नॉलेज है कि बस इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहां आंसर हो रहा है ये। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों को, क्वेश्चन किससे है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। ठीक है, एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की उन पंक्तियों का चयन करने के लिए जो एक निरंतर सीमा में नहीं है, किस कुंजी का संयोजन किया जाता है। ठीक है, जैसे कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि यहां पर एक्सेल वर्कशीट में उन पंक्तियों का चयन करिए, मतलब उस लाइन का चयन करिए जो एक निरंतर सीमा में नहीं है। तो किसका उपयोग करिएगा पूरा को सेलेक्ट करने के लिए? जाहिर सी बात है कंट्रोल की का, क्योंकि तो ये सारी जो चीजें दिख रही हैं तो आप कंट्रोल के माध्यम से ही ना सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। निरंतर सीमा में नहीं है, मतलब एक लाइन में नहीं है। ठीक है, तो फिर भी हम उसको पूरा एक साथ सेलेक्ट करेंगे, तो किसके थ्रू, तो कंट्रोल की के थ्रू ही हम प्रेस करेंगे ना। ठीक है, जरा सा भी आपने अगर कंप्यूटर यूज किया हुआ है तो काफी जो क्वेश्चंस है ना वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, फिर भी आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है, बस थोड़ा सा, बाकी के लिए तो हम है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन से कथन गलत हैं? देखते हैं, देखिए, अल्ताविस्टा और लाइकोस शुरुआती के दिनों में खोज इंजन के उदाहरण हैं। अल्ताविस्टा और लाइकोस, ये जो जैसे आज हमारे पास गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, आस्क एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, तो इन सब से पहले, ठीक है, कुछ सर्च इंजन थे जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, और अगर सुना भी होगा गलती से तो यूज तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। तो अल्ताविस्टा और लाइकोस स्टार्टिंग में जब गूगल और बिंग्स और ये सब नहीं थे तो उस समय सर्च इंजन के रूप में इन्हीं को यूज किया जाता था। ठीक है, तो यहां तो ये सही बात बोल रहा है। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कहने का मतलब होता है
कि यहां पर वेब क्रॉलर जो है उससे वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो यहां तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन भाई यहां तो दोनों ही ऑप्शन सही दे दिया ना, तो ना तो पहला गलत हुआ ना तो दूसरा गलत हुआ। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन है, अब आप कहेंगे सर ये कहां से एमएस वर्ड में है, ये कहां से इंटरनेट में, तो भाई हर चीज की एक हिस्ट्री होती है, हर चीज का एक फंडामेंटल होता है ना, तो हिस्ट्री भी है तो उसको आपको समझ ही लेना है, ठीक है, याद नहीं करना है, समझ लेंगे। मैं बार बार समझने पे इसलिए ध्यान दे रहा हूं क्योंकि समझा हुआ चीज कभी भूलेंगे नहीं आप, और याद किया हुआ चीज जरा सा घूम जाएगा तो फिर वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी सर्च इंजन यूज अ प्रोग्राम और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, टू ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब इन अ मेथोडिकल मैनर एंड इंडेक्स देम इन अ लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। जस्ट अभी ऊपर में ये बात डिस्कस हुआ, ठीक है, वेब क्रॉलर के लिए यहां आंसर क्रॉलर दे रहा है, बट कैसे, तो क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट एवरी सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन होते हैं वो एक प्रोग्राम या ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है, जो क्रॉलर कहलाता है, और वो क्या करता है, ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब इन ए मैथोडिकल मैनर, एक मेथड में होता है, एंड इंडेक्स देम इन अ लोकल रिपोजिटरी, जो भी आप सर्च करते हैं, जो भी आप ढूंढते हो, तो उसका एक इंडेक्स क्रिएट होता है, ठीक है, जिसके हिसाब से जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो एक इंडेक्स क्रिएट होता है, और उसी इंडेक्स के माध्यम से हमें वो सारी चीजें पता चलती है, मिलता है। अगली बार जब हम सर्च करते हैं तो कैसे कोई भी चीज जब हम सर्च करते हैं तो सबसे टॉप में आ जाता है, कोई चीज सबसे डाउन में चला जाता है, तो इसका एक इंडेक्स क्रिएट होता है, ये वेब क्रॉलर के थ्रू होता है, ठीक है। इनको जो जितने भी यूजर्स सर्च करते हैं, सर्च कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जो भी चीज डालकर किसी टॉपिक के ऊपर कोई कीवर्ड से सर्च करते हैं, वो सारे कीज को वेब क्रॉलर में इंडेक्सिंग हो जाती है, और ये सारा कुछ होता है एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट के जरिए, जिसको हम लोग वेब क्रॉलर के नाम से जानते हैं, या वेब स्पाइडर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वैध फंक्शन नहीं है। जस्ट ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक वैलिड फंक्शन नहीं है, ठीक है, एक वैलिड फंक्शन नहीं है। टाइम से हमें पता चलता है कि टाइम क्या हुआ, ठीक है, टाइम फंक्शन हम यूज करते हैं, डे फंक्शन भी यूज करते हैं, डेज भी यूज करते हैं, बट वीक नहीं यूज करते हम लोग, ठीक है, वीक नाम का कोई फंक्शन नहीं है, वो वीक नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं है, तो ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा GUI घटक, चलिए, ठीक है, याद होगा GUI, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि GUI का मतलब क्या है। तो GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है। मतलब GUI मोड में वो कौन सा ऐसा फीचर्स है या वो कौन सा ऐसा टेक्निक है जो विकल्प के रूप में यूज होता है, मतलब ऑप्शन के रूप में उसको यूज किया जाता है, लेकिन वो किसी एक ही को चुनने की फैसिलिटी देता है। देखिए सवाल नहीं समझे आप, सवाल ये कह रहा है कि जैसे GUI मोड में अगर हम विकल्पों को चुनने की टेक्निक यूज करते हैं, मतलब एक सवाल हमने दिया, अब उसके ऑप्शन मुझे क्रिएट करने हैं, तो उस ऑप्शन को देने का जो टेक्निक होगा वो कौन सा टेक्निक है जिसमें आप एक ही ऑप्शन या एक ही विकल्प को चुन सकते हैं, दो नहीं चुन सकते हैं, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं रेडियो बटन। आप लोग सवाल में जैसे ये देखिए, ये जैसे ही आप इस मान लें कि ये आंसर आपका सही है, ये टेक्निक दिया हुआ है कि ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर A B C D। अब आपने इसमें किया तो एक छोटा सा बूंद बन जाएगा।
अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसमें बूंद बनेगा और ये हट जाएगा, अगर आप इसको करते हैं तो ये हट जाएगा, इसको करते हैं तो ये, मतलब किसी एक विकल्प को ही आप चुन सकते हैं। तो सवाल भी वही बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प को चुनने की ही अनुमति देता है, तो वो है रेडियो बटन। लिस्ट बॉक्स में से कई सारे हमको एक एक को हम उठा सकते हैं। चेक बॉक्स मल्टीपल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो बटन सिर्फ एक को सेलेक्ट करते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स में से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से रेडियो बटन, मैंने समझाया कि रेडियो बटन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको, और इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्योंकि ये सारी चीजें आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, चाहे जाने हो या अनजाने में, लेकिन आप यूज करते हैं। लेकिन जब सवाल को आप पढ़ रहे हैं तो जब गौर करिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, आप जानते नहीं है कि उसे क्या कहते हैं, रेड रेडियो बटन कहते हैं, चेक बॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आपको नहीं पता है, बट आप इस्तेमाल तो करते ही होंगे ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप इस तरह से कोई चीज नहीं किए होंगे। ठीक है, तो सारी बातों को मिलाकर एक ही बात है कि ध्यान देने की बस जरूरत है, और अगर ध्यान भी देंगे ना तो दिमाग हाईलाइट हो जाएगा कि अरे वहां पर हम ऐसे करते थे, लगता है कि उसी से रिलेटेड सवाल कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा आपको प्रॉमिस करता हूं, वीडियो काफी लंबा ना बन जाए। ठीक है, रिलैक्स होकर आप देखें, समझें। उसके लिए मैं इस सेट के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करके यहां पर क्लोज कर रहा हूं, और फिर इसके बाकी के 25 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में आपको दूंगा। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताइए कि किस चीज से रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किल है, वो मैं शॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, लेकिन सवाल को पढ़ के घबराइए नहीं, सवाल का जवाब उसके अंदर ही है, बस आपको निकालने की जरूरत है, और वो सिर्फ कॉमन सेंस से होगा। ठीक है, और आपके समझे हुए कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो फिर खत्म करते हैं इसको, मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में। बाकी के क्वेश्चंस को मैं डिटेल करता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।